ओके, तो सिलेबस 3 पार्ट्स में हमारे मेनली जो कैटेगरीज डिवाइड किया है हमारे सिलेबस को। 70 का हमारा पेपर आता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 70 में 20 मार्क्स का डेटाबेस कॉन्सेप्ट जो है हमारा हो चुका है। नेटवर्क्स वाला जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का 10 मार्क्स का, ये ऑलमोस्ट हमारा 80% हो चुका है। 20% इसमें पार्ट रह रहा है अभी, और इसके कंप्लीट होते ही हम स्विच करेंगे अपना पाइथन वाले पार्ट पे। ठीक है, तो पाइथन में भी क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब पाइथन से रिलेटेड है, बट उसमें आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन वाइज उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो एज अ पेपर, जो भी आपका प्री बोर्ड का उसको देखते हुए, और जो भी आपका एक्सटर्नल में पेपर आएगा उसको देखते हुए क्वेश्चन वाइज प्रिपेयर करेंगे, ताकि हम आउट ऑफ 70 मैक्सिमम कवर कर सकें। ठीक है, और इजी टॉपिक्स मैं पहले आपको कवर करा दूंगा, ताकि आप क्या करोगे, हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे है तो स्कोर करने में इजी रहेगा हमें। ठीक है, तो अपना 40 मार्क्स में जो हमारा पाइथन है, जैसे 11th का पूरा पाइथन जो हमने पढ़ा था, जितने प्रोग्राम्स मैंने आपको कराए हैं या आपने प्रैक्टिस करे हैं किस तरीके से होता है उसमें वर्किंग। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे 12th में थोड़ा एडवांसमेंट के साथ डेटा फाइल हैंडलिंग है उसमें, बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कुछ पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में है, रिकर्शन है, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर से भी एक क्वेश्चन बहुत इजीली आता है आपका, पुश पॉप का एक आता है, या क्यू में से कोई आ सकता है, या फिर आपका इनफिक्स पोस्टफिक्स का क्वेश्चन आता है यहाँ पे से। ठीक है, और इसके अलावा जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है ये हम पढ़ ही रहे हैं अभी, कि नेटवर्किंग में ARPANET, बैंडविड्थ, डेटा कम्युनिकेशन में टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, एंड नेटवर्क डिवाइसेस हमने यहाँ पे पढ़े, मॉडेम पढ़ा, RJ45, एथरनेट, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड। जो मैंने आपको PDF दी है उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। और टोपोलॉजीज, बस ट्री, पैन वैन वैन लैन, और देन आपका जो प्रोटोकॉल्स चैप्टर अभी चल रहा है, TCP/IP, FTP, PPP, STTP, SMTP, POP3 आज हमने पढ़ना है। रिमोट लॉगिन नेट टेलनेट हमने कल थोड़ा बहुत देखा था, आज फिर से देख लेंगे। एंड इसके अलावा GSM हमने कल देखा था, GPRS देखा था, WLL हम देख रहे थे। और इसके बाद हमारे पास चैप्टर में थोड़े बहुत छोटे छोटे मोबाइल टेक्नोलॉजीज रह जाती है, टोपोलॉजी, जैसे SMTP हो गया, क्या होता है, VoIP क्या होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज, वाईफाई वाईमैक्स क्या होता है। ठीक, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स में आता है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो है, इसके बाद एक चैप्टर और है कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम 11th में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें से थ्रेड्स, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, कुकीज, फायरवॉल, HTTPS, ITX, साइबर लॉ, साइबर क्राइम, और इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपका जो भी वेब पेजेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे www, HTML क्या होता है, XML क्या होता है, HTTP क्या होता है, डोमेन क्या होता है, URL क्या होता है, सर्वर साइड और आपका क्लाइंट साइड क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये, यहाँ पे जो अगला चैप्टर होगा, और एक ही या 2 क्लासेस में हम इसे ओवर कर लेंगे। इसके बाद आपका ई-कॉमर्स में पेमेंट ट्रांजेक्शन में कैसे धांधलियाँ होती हैं, ये भी आपने 11th में पढ़ा है। कैसे फ्रॉड्स होते हैं ATMs में, बैंकिंग में, ट्रांसफर, ऐसे आपकी प्रोफाइल डुप्लीकेट होती है, ये सब हमने 11th में भी पढ़ा था। तो मतलब मोस्टली आपके जो चैप्टर था, आप 11th में मोस्ट ऑफ द पार्ट, जो पाइथन आपका 70 मार्क्स का एग्जाम आएगा 12th में, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट आप 11th में भी पढ़ चुके हो, तो आपको उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो रिवीजन ही होगा एक तरीके से आपका। यहाँ पे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहाँ पे कवर किए थे। डेटाबेस कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे, रिलेशनल मॉडल, एडवांटेज ऑफ SQL, और फिर उसमें जो क्वेरीज हमने सारी पढ़ी थी, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट स्टार, जॉइंस हमने देखे थे। हमने ये वाला पार्ट अभी जो इसमें है, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस, ये वाला पार्ट हमें क्वेरी प्रोग्राम पाइथन के, उसके थ्रू हमें अपना डेटाबेस कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उससे एक्सेस करना है, कैसे क्वेरी करना है, ये पार्ट हमारा इसमें इंटरफेस अभी डेटाबेस में रह रहा है। तो ये भी हम इसके बाद जो कंप्यूटर नेटवर्क्स वाला चैप्टर है उसके बाद ही या तो देख लेंगे, या फिर पहले पाइथन हम स्टार्ट करेंगे, या फिर वो देख लेंगे हम, पहले नेटवर्क वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस इस साल का। यहाँ पे जेंगो वाला चैप्टर जो मैंने आपको छुड़वाया था वो हट चुका है। आपको यहाँ पे साइबर लॉ एंड एथिक्स वाला जो चैप्टर था वो हट के इसमें से छोटा छोटा टॉपिक इसी में जुड़ गया है आपका।
एंड ये आपका प्रैक्टिकल, जो आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा जनवरी में, तो उसका कैसे आपको 30 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। एक आपका टेस्ट होगा रिटर्न, जो कि आपको लैब में प्रैक्टिस करके चला के दिखाना पड़ेगा सिस्टम में। तो एक क्वेश्चन होगा 7 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। 7 का पाइथन का प्रोग्राम होगा, 60% लॉजिक के मार्क्स होंगे, 20% डॉक्यूमेंटेशन के और 20% कोड की क्वालिटी के। ये था 7 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन होगा पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आपको डीबीएमएस को एक्सेस करना है, क्वेरी चला के दिखानी होगी कुछ डेटा को, 5 मार्क्स में ये होगा। तो 7 और 5 आपको 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए रिटर्न के। ठीक है, फिर आपकी एक फाइल बनी होगी जिसमें आपने पाइथन प्रोग्राम्स लिखे होंगे और एसक्यूएल प्रोग्राम्स लिखे होंगे, 7 मार्क्स की आपकी वो फाइल के। फिर आपको अभी से ही एक प्रोजेक्ट में असाइन करूंगा, इसमें टीम बनाते हैं, 2 to 3 स्टूडेंट की टीम होती है और आपको टीम में मिलके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसके 8 मार्क्स होंगे आपके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, पूरी फाइल सबमिट होती है उसकी, पूरा आपका जो जो आउटपुट स्क्रीन आ रहे हैं प्रोग्राम के, जो जो आपके आउटपुट्स आ रहे हैं, सारा प्रोग्राम की कोडिंग और उसके आगे पीछे जो पेजेस लगते हैं जैसे एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन, इस तरीके से, तो ये 8 मार्क्स की होगी। और आपका 3 मार्क्स का यहाँ पे वाइवा होता है फिर आपके पास। ठीक है, तो ये टोटल 30 मार्क्स है आपके पास। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपको दिलवा पाएं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि ओवरऑल ईयर आप कैसे टीचर से बिहेव कर रहे हैं, कितनी क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपकी अटेंडेंस क्या है, आप किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं टीचर को कि टीचर ही है वो। ठीक है, आपको मैं अगर कोई सिलेबस दे रहा हूँ, कोई चीज़ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे अलग से कॉल करके परेशान कर रहे हो कि सर सिलेबस बताओ। मैं सारे स्टूडेंट मेरे लिए बराबर होते हैं, अब मैं बाकियों को क्यों नहीं हड़का रहा है, सानिध्य को क्यों हड़का रहा है? टीचर को भी गुस्सा आता है, परेशान जब आप करते हो जानबूझ के। देन ये हमारी प्रैक्टिकल की लिस्ट है कुछ, ये हर साल मतलब 90% सेम ही रहती है। ये प्रोग्राम्स की लिस्ट है, ये डीबीएमएस के आपके कुछ प्रोग्राम्स है कैसे करने, और प्रोजेक्ट को लेके भी हमारे पास गाइडलाइन होती है यहाँ पे। इसमें हमें बताया रहता है कि कैसे हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि कितने बच्चे एक बारी में प्रोजेक्ट टीम में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे। 2 to 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं ग्रुप में। आपको नियर बाय जो भी आपके फैक्ट्रीज, कंपनीज वगैरह होती है, वहाँ पे विजिट करना होता है और उनका वर्क बिजनेस मॉड्यूल को स्टडी करना होता है, उनके बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। वापस आते हैं अपने इस चैप्टर को कवर करने पे, कंप्लीट करते हैं आज इसे। कल हम WLL पढ़ रहे थे। ठीक, देन हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें भी कई बार हमारे पास 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये हमने बहुत बार पढ़ा है ये टॉपिक। तो हमारे पास मेनली 5 जनरेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। और इसमें कैसे कैसे जो फर्स्ट कंप्यूटर हमें बना था और धीरे धीरे कैसे कैसे उसमें एडवांसमेंट आते गए, और आज जो हमारे पास फाइनल जो कंप्यूटर है उसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, उस तरीके से हमें इनको स्टडी करना होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था 80s और 90s के बीच में, इनको ना याद रखना होता है हमें। फर्स्ट जनरेशन 80 to 90, सेकंड 90 to 2000, देन 2000 से 2010 तक, और फोर्थ जनरेशन अभी जो चल रही है, फिफ्थ जनरेशन में हम रोबोटिक्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी चल रही है। देन आपका डेटा रेट, यानी कि आपका किस तरीके से स्पीड थी उसकी डेटा ट्रांसफर करने में, कैसे कितनी स्पीड से। फर्स्ट जनरेशन में 2 kbps पर सेकंड में, केवल 2 kbp। सेकंड जनरेशन में 64 kbps, थर्ड जनरेशन में 2 mbps, और फोर्थ जनरेशन में 1 gbps तक हमने अचीव कर लिया है। और अभी तो हमारे पास इससे भी आगे जा चुके हैं, फोर्थ जनरेशन में ही हमने एडवांसमेंट कर चुके हैं और आगे। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी आपके पास आता है, यहाँ पे एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज होती थी। सेकंड जनरेशन में डिजिटल सेलुलर। देन थर्ड में हमारे पास ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ आया, CDMA आया, IP टेक्नोलॉजीज आई। और फोर्थ जनरेशन में आज हम वाईफाई यूज कर रहे हैं, वाईमैक्स यूज कर रहे हैं, LTE। अगर आपने 4G देखा हो तो LTE मोबाइल के ऊपर लिखा हुआ आता है आपके। एंड फिफ्थ जनरेशन में 4G प्लस WWW, यानी कि 5G या और अदर्स जो हमारे पास अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके बारे में ये। ठीक है, तो
देन सर्विसेज हमने यहाँ पे देखी कि फर्स्ट जनरेशन में एनालॉग वॉइस सर्विस थी, नो डेटा सर्विस, डेटा नहीं था वहाँ पे, सर्विस की डेटा सर्विस नहीं थी। डिजिटल वॉइस, एसएमएस, एमएमएस, हाई। एलटीटी क्या है? बेटा 4G को एक तरीके से LTE हम कंसीडर करते हैं। आप अगर मोबाइल फोन में 2G 3G लिखा हुआ आता था पहले, अब वो 4G, या तो 4G लिखा हुआ आता है या LTE लिखा हुआ आता है, LTE सपोर्टेड होता है वो। यस सर। देन इंटीग्रेटेड हाई क्वालिटी ऑडियो थी हमारे पास थर्ड जनरेशन में, वीडियो एंड डेटा था। बट फोर्थ जनरेशन में आते आते हमारे पास मल्टीमीडिया का मतलब सारे फॉर्मेट हमारे एक तरीके से एक्सेप्टेड थे। डायनेमिक इंफॉर्मेशन एक्सेस, वेरिएबल डिवाइसेस, हमारे पास हेडफोन्स आ गए, और भी बहुत सारे गेमिंग के जो, अगर गेम खेलते हो आप, जॉयस्टिक्स होते हैं, और भी डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल होने लग गए थे। और फिफ्थ जनरेशन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एडवांस जो भी हमारे पास अवेलेबल चीजें होंगी वो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में कंसिडर की जाएंगी। ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ पे फर्स्ट जो जनरेशन थी FDMA था। देन फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन और कोड डिवीजन हमारे पास सेकंड जनरेशन में आया। थर्ड जनरेशन में हमने CDMA को ही एडवांस किया। फोर्थ जनरेशन में CDMA को ही हम एडवांसमेंट में यूज कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम CDMA यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो CDMA है, ये नेटवर्किंग में किस तरीके से आपका जो कंप्यूटर होता है वो कनेक्ट होता है। ठीक है। और बट यही चीज अगर मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी में बात करूं तो CDMA को ओवरकम कर चुका है हमारा जो GSM था। GSM टेक्नोलॉजी आपके सिस्टम में तो आज भी CDMA है, बट अगर जो मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो CDMA को ओवरकम कर चुका है हमारा GSM टेक्नोलॉजी। ठीक है। देन हमारे पास स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, MTS, AMTS, IMTS, GSM, GPRS यहाँ से आना शुरू हुआ। एज, EDE नहीं है, ये EDGE एज होता है। ये 2G के टाइम पे 2G से थोड़ा सा मतलब 2G को ही बोलते थे एज एक तरीके से। देन धीरे धीरे HDSPA, HSUPA आया, और आज हम इसमें LTE, 4G और WiMAX इस तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। देन स्विचिंग में पहले सर्किट यूज होता था, फिर सर्किट और पैकेट, देन थर्ड में पैकेट, और आज फोर्थ जनरेशन में ऑल टाइप ऑफ पैकेट्स इसमें एक्सेप्टेड है। ठीक है। कोर नेटवर्क्स हमारे पास कौन कौन से हैं जो फोर्थ जनरेशन में हम यूज कर रहे हैं, वो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। इससे पहले हमारे पैकेट्स या PSTN टेक्नोलॉजीज हमारे पास यूसेज में आती थी। मोबाइल प्रोसेसर्स, मोबाइल फोन अगर आप यूज कर रहे हो, बॉयज ज्यादा जनरली उसको चिप से मैटर करता है जब परचेज करने जा रहे होते हैं, इवन पेरेंट्स ले रहे होते हैं तब भी हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं इस चीज को। ठीक है। तो गर्ल्स को मोस्टली जो रिक्वायरमेंट होती है, कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी स्क्रीन अच्छी दिखनी चाहिए, और मोबाइल का कलर मोस्टली जो गर्ल्स प्रेफर करती हैं। बट कुछ होते हैं जो हार्डकोर उनका यूसेज होता है, जैसे कई लोग होते हैं जो गेमिंग खेलने यूज करना चाहते हैं मोबाइल फोन, या फिर हाई परफॉर्मेंस उनको यूसेज ज्यादा होता है मोबाइल फोन से, डेली कॉलिंग ज्यादा होती है तो बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, उस तरीके से आपको आपको जैसे आपकी मीटिंग्स ज्यादा होती है तो आपको शेड्यूलिंग का काम, सॉफ्टवेयर ज्यादा इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपके परफॉर्मेंस जो प्रोसेसर होता है मोबाइल फोन का वो अच्छा होना चाहिए उस तरीके से। तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे अगर आप स्नैपड्रैगन देखें और मीडिया टेक देखें, और इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं। जैसे एप्पल में हमारे पास अलग से प्रोसेसर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे स्नैपड्रैगन 665, 765, 865। अभी जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन में आया वो 865 है, और क्रीम में 990, और ये 990 5G सपोर्टेड है ये दोनों के, स्नैपड्रैगन 865। बट हमारे कंट्री में 5G नहीं आया तो 4G सपोर्टेड करके चलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मोबाइल के प्रोसेसर्स के। ठीक है। और कभी एक जमाना था जब इनके अलावा भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डिवाइस उसके प्रोसेसर्स होते थे, तो नोकिया एक टाइम पे बहुत अच्छा कंपनी माना जाता था, और उसमें भी प्रोसेसर्स यूज होते थे। बट अब जो धीरे धीरे एंड्रॉयड को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस जिनसे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है अपने मोबाइल फोन्स को, तो ये स्नैपड्रैगन इन मीडियाटेक जो लीडिंग कंपनीज है हमारे पास प्रोसेसर में, इसीलिए हम इनका ही एग्जांपल हमने यूज किया है। ठीक है। जो प्रोसेसर होता है वो आपके सिस्टम में, जब आप मोबाइल का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो मोबाइल आते हैं डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। ठीक है।
उसमें प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना कोर तक अवेलेबल चीज करवा सकता है। ठीक है, अगर अच्छा स्नैपड्रैगन है तो वो आपको क्वाड को ऑक्टा कोर तक प्रोवाइड करा देता है। 8 कोर्स उसमें होते हैं, क्वाड में 4 होते हैं, डुअल में 2 होते हैं, ऑक्टा में 8 होते हैं और हेक्सा में 6 कोर होते हैं। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर। प्रोसेसर जो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए कि कितने कोर्स आपको अवेलेबल हो पाएंगे। जितने कोर होंगे, आप जितने नोड्स होंगे, जितने थ्रेड्स होंगे, उतना बेटर आपका परफॉर्मेंस रहता है सिस्टम का, मोबाइल फोन का। देन नेक्स्ट प्रोटोकॉल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ईमेल आपका। जैसे हम नॉर्मल ईमेल भेजते हैं किसी को, तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, कल वाली। तो किस तरीके से हम ईमेल भेजते हैं, किस तरीके से इंटरनेट का वहाँ पे यूसेज होता है और किस तरीके से रिसीवर एंड तक वो पहुँचता है। दोनों एंड पे SMTP ही हम यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक POP3 प्रोटोकॉल भी यूज हुआ है, ये भी हम इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली ईमेल का यूसेज यहाँ पे आपको किस तरीके से जा रहा है उसके बारे में समझाया है कि आपके यहाँ से मैसेज किया, SMTP प्रोटोकॉल आपने यूज करके इंटरनेट का हेल्प लेके सामने वाले तक वो चीज पहुंचाइए किस तरीके से। ठीक है, तो जो POP3 होता है उसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो अभी हम करंट में यूज कर रहे हैं, इसका 3rd जनरेशन, 3rd तो पुराना हो गया, अब 4th तो 5th कर रहे हैं। ठीक है, देन SMTP होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सिस्टम्स यूज SMTP as a method to transfer mail from one user to another. SMTP is a push protocol. Push protocol है ये हमारा, and used to send the mail to email server. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मुझे अगर A एंड से B एंड तक मेल पहुंचाना है तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं उस मेल को सर्वर पे भेजाऊंगा। जैसे अगर मैं गूगल जीमेल यूज कर रहा हूँ ईमेल के लिए, तो मेरी मेल पहले गूगल जीमेल के उस पर जाएगी, सर्वर पे जाएगी, और फिर उस सर्वर पे चेक करेगा कि जो ईमेल एड्रेस आपने डाला है जिसको भेजने के लिए, उसके पास ईमेल एड्रेस जो है किस तरीके का है, जीमेल का है और रेडिफ का है या याहू का है, किसी और उसका है, तो वो उसके बेसिस पे उस ईमेल को अपने सर्वर से शूट करेगा। तो यहाँ पे सर्वर ने हेल्प करी, इंटरनेट जो लिखा है ये सर्वर एक तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जीमेल यूज कर रहे थे तो गूगल का यहाँ पे सर्वर होगा। तो इस तरीके से हमारा SMTP वर्किंग में मॉड्यूल यहाँ पे दिखाया गया है। 2 टाइप्स होते हैं इसके, एंड टू एंड एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड। जो आपका एंड टू एंड होता है वो आपको हेल्प करता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मेरे को JD Academy से DPS या DAV में कम्युनिकेट करना है उस तरीके से। और दूसरा कम्युनिकेशन होगा जैसे स्टोर एंड फॉरवर्ड जो होता है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे को एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर मैसेज करना है। जैसे JD के किसी भी टीचर या किसी भी बाकी फैकल्टी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सबकी ईमेल एड्रेस है। जैसे मान लीजिए कि pittu.budakoti@gdacademy.com। ठीक है, मैंने जीमेल यूज नहीं किया, मैं एक पर्सनल, मैं जीमेल पे नहीं कर रहा, मैं अपना एक अलग से डोमेन बनाया और हमारे स्कूल के अलग ही एक ईमेल एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर वो चल रहा है तो स्टोर एंड फॉरवर्ड SMTP है, और अगर मल्टी टू मल्टी एंड में जा रहा है तो वो किस तरीके का है, एंड टू एंड मेथड है। ठीक है, देन आपका POP3 आता है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। रिमोट सर्वर मतलब एक तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी हम जो यूसेज में लाते हैं, जैसे अभी यूसेज में SMTP की तरह ही होता है POP3 भी, बस SMTP क्या करता है कि रिमोट वालों से चीज उठा के सर्वर पे लाता है। POP3 उसका ऑपोजिट कर रहा है, इस तरीके से कि आपके मल्टीपल रिमोट सर्वर से डेटा आपको लाके दे रहा है। देखिए यहाँ पे पढ़िए एक बार फिर से, यूज इस ईमेल्स फ्रॉम रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। मतलब बाहर बाहर जो डिफरेंट डिफरेंट आपके रिमोट सर्वर्स हैं, उनसे ईमेल आपकी लोकल क्लाइंट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, किसी जीमेल वाली आईडी से अगर मुझे JD Academy वाली आईडी पे अगर ईमेल करना है, तो वहां पे आपको SMTP की जगह क्या साथ क्या यूज करना पड़ेगा, POP3 यूज करना पड़ेगा। समझिए, तो ये था आपका POP3। इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत और आप पढ़ सकते हैं। VoIP के बारे में देखते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मेरे को अगर कॉलिंग करनी है तो मैंने मोबाइल से आपका नंबर डायल किया और आपको कॉल करी, दैट इज नॉट VoIP। बट मैंने क्या करना है, इंटरनेट का यूज करना है कॉलिंग के लिए। अगर जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग है, फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू कॉलिंग है, स्काइप के थ्रू कॉलिंग है,
या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एप्स आते हैं, वीडियो कॉलिंग होती है आपको। तो इन सब के लिए जब मैं इंटरनेट का यूसेज करूंगा तो वहां पे उसको बोलेंगे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, VoIP। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस टू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन instead of a regular or analog phone line. VoIP सर्विस कन्वर्ट्स अवर वॉइस इनटू अ डिजिटल सिग्नल। कैसे कर रहा है वो बता रहा है यहाँ पे कि हमारे वॉइस को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है दैट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट। If you are calling a regular phone number, the signal is converted to a regular telephone signal before it reaches the destination. यहाँ पे डिफरेंस यही है कि जो वॉइस आपका जो VoIP के थ्रू जाएगा वो आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होगा जब नॉर्मल मोबाइल से डायल करोगे। VoIP can allow us to make a call directly from computer। आपको सिम की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटर के थ्रू भी इससे कॉल कर सकते हो। VoIP आपको अवेलेबल कराता है ये चीज यहाँ पे। ठीक है, स्पेशल VoIP phone। In addition, wireless hotspots in locations such as airports, parks and cafes allow us to connect to the internet and may enable us to use VoIP। ये थोड़ा एडिशनल लाइन है, इसको इतना इम्पोर्टेंस मत देना। इंटरनेट तो कहीं से भी मिल सकता है, मोबाइल इंटरनेट से भी आप कॉल कर सकते हो, डेटा आपको कहीं भी अवेलेबल हो। तो एग्जांपल दे रहा था बस यहाँ पे। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं VoIP की कि कॉस्ट बहुत कम होती है इसकी, एक्सेसिबिलिटी बहुत ही अच्छे से इजीली अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल है, वॉइस क्वालिटी इसमें अच्छी होती है हमारी। कई बार हम घर के बेसमेंट में होते हैं, इंटरनेट तो अच्छा हो रहा होता है बट मोबाइल का नेटवर्क नहीं, तो वहाँ पे आप किसको प्रेफर करोगे, VoIP को या मोबाइल नेटवर्क को? हम वहाँ पे VoIP को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इंटरनेट अच्छे से आ रहा है, वाईफाई के तार के थ्रू आपका इंटरनेट घर के अंदर आया है और मॉडेम के थ्रू घर के अंदर जितना उसकी रेंज है वहाँ पे डेटा अवेलेबल करा रहा है। तो वहाँ पे हम प्रेफर करेंगे आपको इंटरनेट कॉलिंग जो भी होगी वॉइस ओवर प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, देन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि यहाँ पे आपको जो इंटरनेट कनेक्शन है वो रिलायबल चाहिए होता है। पता चला आपने किसी ऐसे नेटवर्क के में कनेक्ट करके कॉल करी है या फिर कोई ऐसे नेटवर्क में कनेक्शन लेके अपना डेटा शेयर किया जहाँ पे हैकर्स या कोई भी इस तरीके के अनवांटेड एलिमेंट्स बैठे थे जो आपका डेटा चुरा सकते हैं। तो यहाँ पे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग के लिए हम पर्सनल नेटवर्क की यूजेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक शेयरेबल नेटवर्क हो सकता है। वो इंटरनेट तो शेयरेबल ही हमारे यहाँ जैसे सोसाइटीज में आ रहा है, हम कोई लीज लाइन तो नहीं ले रहे हैं, शेयरेबल ही लाइन है तो हमारा डेटा शेयर हो सकता है बहुत इजीली। ठीक है, यहाँ पे फिर पावर आउटेजेस, इमरजेंसीज, जैसे घर पे बिजली नहीं आ रही है, इंटरनेट नहीं आ रहा, तो क्या VoIP सक्सेसफुल हो पाएगा? तो मोबाइल नेटवर्क का ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, लाइट है नहीं है हमारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा होता है क्योंकि सर्वर के यहाँ आपका बैकअप, पावर बैकअप रहता है, तो वहाँ पे पावर के इशू नहीं रहता। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस आप देख लीजिएगा। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय VoIP जैसे फोन टू PC, PC टू फोन, वॉइस ओवर ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, इस तरीके के हमारे इसमें यूसेज अवेलेबल कराए VoIP ने। और VoIP को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको आप बस फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन करे हैं ज़्यादातर मैंने। SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, और सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। तो बस इनकी फुल फॉर्म मेनली VoIP को अचीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं इनकी फुल फॉर्म्स आप याद कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाईफाई और वाईमैक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी अगर परफॉर्म देखें, और वाईमैक्स जो होता है ये आपके सैटेलाइट सिग्नल्स को, माइक्रोवेव जो हम सिग्नल्स भेजते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच में डिफरेंस अगर मैं देखूं तो जो वाईफाई है ये फास्ट होता है, बट जोग्राफिकली अगर मैं देखूं पहाड़ी एरियाज उस तरीके के एरियाज है तो वहाँ पे वाईमैक्स सक्सेसफुल होता है एज कम्पेयर टू वाईफाई। ठीक है, देन आते हैं आप वाई, इनके बीच में डिफरेंस देखिए। जो सबसे पहले डेफिनेशन है, वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी, इट इज अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी that uses radio waves to provide wireless high speed data internet network है। and WiMAX is a worldwide interoperability of for microwave access। ये फुल फॉर्म है इसकी WiMAX की, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है,
इट इज आल्सो गिवन गोज फॉर IEEE नेम 802.16। ये वाईफाई के लिए आपका जो टेक्नोलॉजी का प्रोटोकॉल नंबर है उसको लिखा गया है यहाँ पे कि कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो वाईफाई भी आपका यही यूज करता है, IEEE 802.16। इट इज अ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्किंग फॉर बोथ मोबाइल एंड फिक्स्ड कनेक्शन। देन प्रोटोकॉल देखते हैं, CSMA एंड CA प्रोटोकॉल यूज करता है वाईफाई। और जो आपका वाईमैक्स है वो केवल कनेक्शन बेस्ड MAC प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे देन थर्ड है आपका लाइसेंस एंड अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम। तो जो वाईफाई होता है वो अनलाइसेंस्ड होता है, एंड जो वाईमैक्स होता है वो लाइसेंस भी हो सकता है और अनलाइसेंस। लाइसेंस और अनलाइसेंस यहाँ पे समझाना चाह रहा है। दोनों में से कौन सा अच्छा है वैसे? देखो हमारे जो छोटा यूसेज है हम तो वाईफाई यूज करते हैं, जो भी ऑफिस या वाईफाई होता है। वाईमैक्स जनरली हाई उनके लिए यूसेज होता है, डिफेंस पर्पज या दूसरी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे जो ये समझाना चाह रहा है कि ओनरशिप होती है या फिर जैसे लाइसेंस है। अब मैं घर के वाईफाई लगा रहा हूँ तो मेरे को उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ा किसी से? नहीं। बट वही चीज़ होती है वाईमैक्स, आप जो होता है वो उसके लिए लाइसेंस लो चाहे ना लो, दोनों तरीके से चल जाता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर रेट वाईफाई में ज़्यादा है 54 Mbps एंड वाईमैक्स में 40 Mbps तक जा रहा है। चैनल बैंडविड्थ आपकी फिक्स चैनल बैंडविड्थ है 20 मेगाहर्ट्ज की आपकी वाईफाई में, और वाईमैक्स में आपका 1.25 टू 20 मेगाहर्ट्ज। इसीलिए ये ज़्यादा अगर ये बैंडविड्थ को कवर कर रहा है, इसीलिए ये क्या होता है, ये डिफेंस पर्पज या अदर जैसे पहाड़ी एरियाज है या उधर ऐसे जहाँ पे आपका वाईफाई उतना सक्सेसफुल नहीं है वहाँ पे ज़्यादा यूसेज में आता है। देन IEEE स्टैंडर्ड आपको जो एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, तो डिफाइंड अंडर IEEE 802.11x स्टैंडर्ड। इससे आगे और भी जाते रहते हैं, हमारे स्टैंडर्ड बहुत सारे आ गए हैं अब तो, ठीक है। देन आपका जो कवरेज है ये 100 मीटर फॉर आउटडोर एप्लीकेशन एंड 30 मीटर फॉर इंडोर। वाईफाई की जो रेंज है 100 की जगह अब जो राउटर आते हैं थोड़े पावरफुल भी आते हैं, 300 मीटर 500 मीटर वाले भी आते हैं। एक पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे भी लगा दो पूरे इसके चारों तरफ जो उसका सर्कल बनेगा वो 100 मीटर टू 500 मीटर के बीच में जाएगा। बट जो वाईमैक्स होती है उसकी रेंज देखिए, लॉन्ग लाइन ऑफ साइट कनेक्टिविटी कवर्स द रेडियस ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर और लाइन ऑफ साइट कनेक्टिविटी कवरेज 600 स्क्वायर, ठीक है। 30 मीटर है यहाँ पे, 600 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं हम इसको। तो 25 किलोमीटर यानी वाईमैक्स। आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा इसके बीच में, दोनों के बीच में, कि जब मेरे को ज़्यादा बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर करना है तो मैं क्या इंस्टॉल करूंगा, वाईमैक्स इंस्टॉल करूंगा। कॉस्टली होता है बट आपको रेंज ज़्यादा प्रोवाइड कर देगा। उसी एरिया को अगर कवर करने के लिए मैं ज़्यादा एरिया को सुमित आप किसी और से मांग लेना बेटा, किसी का नंबर होगा ग्रुप में या किसी और से आप ये सारी PDF मांग लेना। सुमित को कोई PDF सेंड कर सकता है? सुमित किसी को भी मांग लेना आप, ठीक है। मैंने अभी तक जितनी भी PDF दी हैं सत्यम से ले लेना, झा या स्वराज से। सर मैं दे दूंगा उसका नंबर। सर अभी बोलो ग्रुप में टाइप कर दे, इसी वाले ग्रुप में। सुमित अपना नंबर टाइप कर दे या तो मैं दे दूंगा तेरे को। मेरे को कॉल कर लियो, ठीक है, मैं सत्यम का नंबर दे दूंगा। सत्यम मेरे को हाई लिख दियो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका सिलेबस आपका जो है नया, शैलेश पुस्तक गायब हो गए थे,